आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बहुत ज़्यादा माजरत के हम थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात की वजह से ना आपकी कॉल्स ले पा रहे हैं, और आज का टॉपिक यकीनन एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपके भी दिल के करीब होगा। एंड यू ऑफन वंडर्ड अबाउट इट। मुझे जब भी रिफ्लेक्शन का वक्त मिलता है तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचती हूँ कि जाने अनजाने हमसे कहीं ना कहीं किसी से ज़्यादती हो जाती है। एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ, इफ़ आई एम एट एन इवेंट, आप लोगों का बहुत प्यार होता है, बहुत इंसान अपने आप को खुशनसीब तस्वुर करता है कि इतने लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार या तो उस इवेंट की अपनी नौयत की वजह से वक्त नहीं दे पाता है, इंसान उजलत में होता है। अगर आपकी कभी रिक्वेस्ट आती है कि जी तस्वीर साथ खिंचवा लें या सेल्फ़ी, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कभी ये पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसी कोई छोटी सी भी बात किसी के दिल को बुरी ना लग जाए, आपके किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। तो यानी अगर आप सोचने पे आएँ तो आपको एहसास होगा कि आप कई चीज़ें जो आपके अपने रीज़न्स हो सकते हैं उनको करने के, दूसरे के लिए वो एक इट कैन फील लाइक कि आपने उसके साथ ज़्यादती की है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप हों तो आप क्या कर सकते हैं। ये तो खैर बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स, और ये आपके अपने एहसास की बात है कि आपको ये फ़ील हो रहा है। लेकिन कई लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जब चेंज हो रही होती हैं, चीज़ें जब मुख्तलिफ हो रही होती हैं, हम कई ऐसे इवेंट्स में इन्वाइटेड होते हैं, कहते हैं यार पूरे साल तो हमारे साथ काम किया है, आपको पता है किधर कोई खुश नहीं होगा, डोंट टेक एडवांस, जस्ट डू इट, आपको कल या परसों पेमेंट मिल जाएगी। इवेंट ख़त्म हुआ, ये जा वो जा, 15 महीने गुजर जाएंगे, ना कोई आपका फ़ोन उठाएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि यानी कई दफ़ा हो सकता है मजबूरी भी हो सकता है उस वेंडर बेचारे को आगे से ही पैसे ना मिले हों, क्लाइंट की तरफ से ना मिले हों, बट ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। एक लम्हा जो किसी की ज़रूरत का होता है, उस वक्त फॉर व्हाटएवर रीज़न अगर आप उसकी मदद को नहीं पहुंच पाए और आपने उसके साथ कुछ ज़्यादती कर दी, देन व्हाट डू यू डू। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और आइए मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब। हमेशा की तरह इमरान भाई से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और यकीनन इनका जो तजुर्बा है, इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, वो लोगों को बहुत मुस्तफ़ीद करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि NLP ट्रेनर हैं। और अगर मेरी टीम मुझे सुन रही है तो प्लीज़ पानी भिजवा दें मेरी गेस्ट के लिए, बिकॉज आजकल भाई सबका गला ख़राब चल रहा है, एकदम फंदा लग जाता है, खुश्की इतनी है। सो प्लीज़ इफ़ रूसा जस्ट होल्ड ऑन देयर एंड वील गेट वाटर अक्रॉस टू यू, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं हमदा नाज, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं BSY, बी द सुपर यू। अब सुपर इंसान ना हमेशा हमें जहन में आता है कि अपने लिए सुपर है, जब दूसरों के लिए सुपर होता है ना, वो असल में सुपरमैन या सुपर वुमन होता है। ये कैसे बन सकते हैं आप, ये आपको हमदा बताएंगी। एंड थैंक यू सो मच हमदा फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। इमरान भाई, अगर आपसे शुरुआत करते हैं, ख़वातीन में अल्लाह ताला ने एक ख़ास इंग्रेडिएंट डाला है गिल्ट का, कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे लगता है ज़मीर के पास ना एक लाउड स्पीकर है जिस पर वॉल्यूम फुल हो जाता है, और अगर आप वाकई एक एहसास वाला दिल रखते हैं तो आपको ये चीज़ सोने नहीं देती अगर आपने छोटी सी भी किसी के साथ ज़्यादती की है। ये इंग्रेडिएंट्स ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। रब ताला पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो तौबा करते हैं। और मोमिन वो नहीं होता जिसने गुनाह ना किया हो, मोमिन वो है जिसने ख़ता करने के बाद रब ताला से रुजू किया हो। जो उसने गुनाह नहीं किया वो अंबिया होते हैं। तो जिसको ये एहसास होगा वही पलट के आएगा। जैसे आपने बात की ना कि उनको गिल्ट जो है वो अगर आता है। अच्छा, पहले तो वैसे इज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ, जब आपने कहा ना ख़वातीन में ये गिल्ट होता है तो मैं समझा था आप ये कहेंगे इंड्यूस करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अच्छा देखिए, जो चीज़ होती है वही बांटी जाती है ना। जो मेरे पास होगा कि मैं हलवा होगा तो मैं लोगों में हलवा बांटूंगी, तो मेरे पास गिल्ट बहुत ज़्यादा है तो मैंने वही बांट दिया दूसरों में। मर्दों को बताना कि भाई देखो यहाँ ज़्यादती हुई है, तो ऑफकोर्स गिल्ट ट्रिपिंग ख़वातीन बहुत करती हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। हाँ, ये दोनों, इसमें तो खैर तफरीक नहीं है कि मर्द में ज़्यादा होती है औरत में ज़्यादा होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि औरत उसका इजहार करती है। कम्युनिकेशन, इस तरह के जितने भी इमोशनल अप डाउन्स होते हैं उसकी जो इजहार है वो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, कि उनको एहसास दोनों को होता है, एक इजहार करता है, एक इजहार नहीं करता है। सही सही। मुझे ये बताएं उरूसा, आई फीलिंग बेटर नाउ? ओके उरूसा, मुझे ये बताओ कि
अगर आपसे जाने अनजाने किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, ये अगला बंदा आपको बताता है तभी आपको ये एहसास होता है, या आप समझती हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब में कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद है, मगर जैसे इमरान भाई ने कहा कि कुछ लोग इसका इजहार करते हैं, कुछ उस पर एक्शन लेते हैं, कुछ इसको कहते हैं कि नहीं भाई दुनिया है ऐसे ही चलता है। बाज़ों का तो देखें सिद्रा खुद ही रियलाइजेशन हो जाती है, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं आपने किसी को दुख पहुंचाया है। यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है डिफाइन करना कि किस हर्ट की बात करें, किस तकलीफ़ की बात करें। क्या आपने किसी को फिज़िकली हर्ट किया है, क्या आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया है। लफ्ज़ों से हर्ट हो जाते हैं लोग, राइट, मतलब वो नौयत क्या है बेसिकली। सो पहली चीज़ तो वो डिटर्मिन करना है। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ों का होता ये है कि अगले को पता नहीं होता कि मेरे किसी लफ्ज़ की वजह से या किसी बात की वजह से, कुछ ऐसी एक्शंस की वजह से मैंने किसी को हर्ट किया है। तो हम अपनी फील्ड में, माइंड साइंसेस की फील्ड में हम ये कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, एक चीज़ होती है ब्लाइंड स्पॉट। मिसाल के तौर पे सिद्रा, अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया हुआ, इफ़ आई हैव हर्टेड यू इन एनी वे, सो इट विल कम बैक टू मी in another way. For instance, अच्छा, कार्मा की बात कर रही हो। अच्छा, मुझे कार्मा भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को हर्ट करेंगे तो वो चीज़ आपके अंदर अलाइव है, यानी कहीं ना कहीं जैसे एहसास है, नदामत है, गिल्ट है, और वो चीज़ क्योंकि आपके अंदर अब एक एनर्जी की तरह अलाइव होती है, यू एंड अप अट्रैक्टिंग इट। सो कार्मा कोई ये नहीं है कि हाय किसी की आ लगी है, उसकी उसने आपको उठा के हाथ बदुआ दी है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बींग्स यू आर अवेयर कि आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी और वो चीज़ आपके अंदर अलाइव होती है। हमदा, आपके पास मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल लेके आना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि कई लोग जब नुकसान पहुँचाते हैं तो हम कहते हैं यार इसकी फितरत ही ऐसी है। आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा लोगों के बारे में कि ये तकलीफ़ पहुंचाना ना इसकी फितरत का हिस्सा है और ये फितरत से मजबूर है, तभी ऐसी हरकतें करता है, ऐसी बातें बोलता है, इसकी ज़बान ही कड़वी है या इसके अमल से लोगों को तकलीफ़ ही मिलती है। क्या आप ये मानती हैं कि वाकई कुछ लोग बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे हो सकते हैं? अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि दो आंसर हैं। एक तो आप नेचर की बात कर लेंगे, कुछ जेनेटिकली, कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एक्शंस आप कर लेते हैं, ठीक है। एक होती है नेचर, दूसरी होती है नर्चर, ठीक है। जब हम नेचर की बात करेंगे तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं तो आपके पास कुछ ट्रेट्स आ गई, पर्सनालिटी ट्रेट्स आ गई। अब उन ट्रेट्स पे अगर आ गई हैं, दैट्स व्हाट यू हैव। लेकिन आगे नर्चर की बात आती है, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं इमरान भाई आपके पास लेके आ जाऊंगी। इमरान भाई, फितरत से मजबूर, फितरत क्या होती है? नेचर से ऊपर चला जाता है। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई क्या कहेंगे, फितरत क्या है? हम बड़े इंटर रिलेटेड करते हैं फितरत और आदत को। सही, हमारी आदतें हैं और अगर हम उस पैटर्न को देखते हैं तो हम उसको एक लेबल कर लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। रब ताला ने तो बड़ा क्लियर कह दिया था, वनफ्सी व मसव्वाहा फलम्माहा फजूरहा तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। नफ्स की कसम, हमने इंसान की फितरत में खैर और शर वदियत कर दिया है कि उसकी पहचान रखता है। तो हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन पहचान रखता है कि सही क्या और गलत क्या है। अब मैंने अपने आप को कंडीशन कैसे किया है, मैंने अपने आप को पॉलिश कैसे किया है, मेरी एनवायरनमेंट ने मुझको किस तरह ग्रो अप किया है, तो मेरी वो आदतें बन गई। तो अब अगर वो मेरी आदतें बन गई तो हमने उसको लेबल लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान भाई, क्या हम डिसेंसिटाइज करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है कि अगर घर में लड़ाई हो रही हो और एक कोई बड़ा रो पड़े तो वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई फैमिली पॉलिटिक्स का अंदाज़ा नहीं होता। वो जो रो रहा है, जो तकलीफ़ में है, उसको पता चल जाता है कि यार इसके साथ गलत किया गया है और ये तकलीफ़ में है, तो वो छोटा सा बच्चा भी जाके उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हम फिर इस बच्चे को डिसेंसिटाइज करते हैं कि नहीं भाई वो रो रहे हैं तो वो ड्रामा कर रहे होंगे या ये तो उनका हमेशा का काम है? ये हमारा अमल होता है। देखिए, हम उस बेहिसी को रिपीट करते करते ओवरराइड करते हैं ना। हाँ। आज दुख के साथ आप देख ले, दुनिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है, कौन ऐसा है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हो रहा है। कि इसका मतलब है कि हम सब उसी प्रोसेस के अंदर उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और ये आज से नहीं किए जा रहे, ये 50 साल से किए जा रहे हैं। हाँ। उसकी इंतहा इस वक्त हम ये देख रहे हैं। तो हम भी अगर अपने उन रवैयों को, उन आदतें बनने से पहले रोक देंगे
तो फिर वो आदतें नहीं बनेंगी और आखिर में हम एक लेबल लगा देंगे ये तो है ही ऐसा, ये तो फितरत ऐसी हो गई। इंटरेस्टिंग आपने बात की है उरूसा, ये तुम्हारे पास लेके जाऊंगी। मेरी कल ही एक दोस्त है और उसका मैं पोस्ट देख रही थी, वो बहुत उदास है, यानी टू द पॉइंट कि वो डेली काम अपने नहीं कर पा रही है, वो अपने बच्चों से डिस्कनेक्टेड फील कर रही है। और वो कहती है मैं इरादा करती हूँ कोई काम करने का और फिर मेरे सामने यही क्लिप्स आ जाती हैं, गज़ा में जो हो रहा है, मासूम बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो उनकी प्लाइट है, मैं उनकी रील देखते देखते सो जाती हूँ, मेरा कुछ और करने को दिल नहीं चाहता। तो अब एज फ्रेंड्स हम उसको ये मशवरा दे रहे थे कि यार तुम इन चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। और मैं फिर बाद में सोच रही थी कि यार हसास वो ज़्यादा है, उसको एटलीस्ट अदराक है कि यार गलत हो रहा है, वो गलत को गलत कह रही है, या हमें अपनी तरफ प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम उसमें डूब ही ना जाएं, अपने आप को फाल रखें। व्हाट विल योर एडवाइस बी? ऑफ कोर्स सिद्रा, आई वुड डेफिनेटली एडवाइस के देखें जो गाज़ा में हो रहा है दैट्स डिवास्टेटिंग, ठीक है। वी कांट रियली टेल द यू नो द वाइडर वर्जन ऑफ इट कि भाई ये और इससे बुरा क्या हो सकता है। वी आर सीइंग अ मैसेकर, ठीक है। अब द थिंग इज दैट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वी हैव टू डिस्कनेक्ट आवरसेल्फ समहाउ, नॉट बिकॉज हम इमोशनली इंसान, वी नीड टू रियलाइज वी आर इमोशनली वीक and we need to have that sort of develop that you know boundary between us and the world outside, that yes हम अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते हैं गाज़ा वालों के लिए, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए वो करें, लेकिन while at that same time इतना भी ना डूब जाए कि आप खुद ही जो है किसी जो और आपकी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको प्राइमरी दी है कि अपने बच्चे, अपने इर्द गिर्द का माहौल आप उनको इग्नोर करें। इमरान भाई, डू यू एग्री विद दैट कि हमें अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा, या अपने जज्बात पे कैसे काबू पाएं, क्योंकि गलत किसी और के साथ हो रहा है, तकलीफ हमें भी हो रही है। देखिए वो हमें डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, यानी मैं कभी भी ऐसा बेहिस नहीं हो सकता। एक औलाद रखने वाला बाप कैसे मतलब देख सकता है जो हो रहा है, लेकिन मुझे डिसएसोसिएट करना है सिर्फ इमोशन वाइज, लेकिन ताकि मेरे एक्शंस जो है, अब मैं क्या होऊंगा, दुनिया की तारीख उठा के देख ले, मईशत जीतती है जी, सिर्फ मईशत जीतती है। इसका मतलब है कि मुझे मईशत के ऊपर काम करना होगा, चाहे वो मेरे घर के इख्तियार की हो, मेरे इदारे के इख्तियार की हो, या जो भी मेरा हल्का जहाँ तक मेरा असर अंदाज हो सकता हो। मुझे इसको रिपीट ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उन एक्शंस पे जाना होगा। तो मुझे अपने आप को डिसएसोसिएट करना है, मुझे बेहिस नहीं हो जाना, मुझे हिस्स रखनी है इस हद तक कि मैं इसके तदारुक के लिए अपने इख्तियार में क्या कर सकता हूँ, वो मुझे करना जरूर है, और बात जरूर करनी है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर कल को मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा वो तो अच्छा ये भी होता था। हाँ। आप अभी छोड़े ना, और आप बच्चों की जहन साजी भी कर रहे हैं। आज आप उनको अगर बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जो आपके बस में है, लोगों का गम और गुस्सा है तो कई ब्रांड्स का वो बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा सवाल करता है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक जवाब देना बहुत लाजमी है। मेरी 6 साल की नीस ने मुझसे पूछा तो हमें बैठ के उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। ये नहीं कि आप उसमें नफ़रत अंगेज़ी या शर अंगेज़ी करें, लेकिन यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि ये दुनिया में क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और किसको किस तरह से हार्म किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हम लोगों की छोटी छोटी जो ज़िंदगियों के मसाइल होते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें कैसे असरअंदाज हो रही हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है और आपको उससे मोहब्बत नहीं है, तो ये उसको बता देना, उसको तकलीफ़ में डालना तो है, क्योंकि किसी को भी रिजेक्शन पसंद नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद उस तक ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई आपसे मोहब्बत करता है आप उसको अपनी ज़िंदगी में जगह भी नहीं दे सकते। अच्छा जी, लेट्स ब्रिंग इट क्लोज़र टू होम। हमारे यहाँ अक्सर शादी ब्याह के मामलात में आप जाने अनजाने किसी और को हार्म कर देते हैं। आपने वो मंगनियाँ देखी होंगी जो साल तक चल रही हैं। शुरू में ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की को ये कहकर रिश्ता दिया गया कि भाई ये किसी और के घर नहीं जानी चाहिए, लेकिन 3-4 साल के बाद जब आपका अपना बेटा कमाऊ पूत हुआ, आपके हालात बदले, अब वो रिश्ता इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ना उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ना उस रिश्ते से एग्ज़िट लिया जा रहा है। कुछ ख़ानदान का प्रेशर भी है। फिर आप हीले बहाने बनाते हैं। आप कहते हैं नहीं जी अभी तो बेटे का इरादा नहीं है, अभी तो अपने बड़ा घर लेना है, अभी तो इसने बहनों की शादी करनी है। ये आप जानते बूझते हुए अगले बंदे को हार्म कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे वो जो लड़की है जिसको आप ना कहीं और उसका रिश्ता होने दे रहे हैं, आपने भी उसको बांध के रखा हुआ है। मेंटली वो बेचारी अपसेट हो रही है कि भाई सबकी शादियाँ हो रही हैं, व्हाई इज़न्ट माई थिंग मूविंग फॉरवर्ड। हमदा ये इशू मैं आपके पास लेके आऊँगी कि अगर इस तरह किसी के 2 साल, 5 साल, 3 साल आपने ज़ाया किए हैं, कोई कॉम्पनसेशन है इस चीज़ की? कैसे मदावा किया जाएगा इस हार्म का? राइट, काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है जो हमारी कल्चर की ना नॉर्मल प्रैक्टिस है। जी, एक तो ये कि
इस तरह का पहले जो सिचुएशन है यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए। हार्म फॉर ईयर्स, मेंटल टॉर्चर, ये अब वो बच्ची जो कि जिसने 5-6 साल इंतज़ार किया, वो किसी और रिश्ते में भी जाएगी ना, वो टोटल कॉन्फिडेंस के साथ शी कैन नॉट पैच अप। यस, बिकॉज शी थिंक्स शी इज नॉट सिग्निफिकेंट। यस, यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो उसको थेरेपी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई, ऐसे कई केसेस तो आपके पास आते होंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है जी जी, बिल्कुल हमदा, आई विल ब्रिंग दिस टू इमरान भाई। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा टॉकिंग लैग आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू कीप इट फास्ट मूविंग, सो लेट मी ब्रिंग दिस बैक टू द कराची स्टूडियो। इमरान भाई, क्या कहेंगे ऐसा करना? अच्छा, लोग कहते हैं कि जी अगर आपको इतना मसला था तो यू आर ऑल्सो फ्री, अगर आप नहीं इंतज़ार कर सकते थे तो हम पे क्यों इल्ज़ाम डाल रहे हैं? आप अपनी बेटी का कहीं और रिश्ता कर देते। यू शुड हैव टेकन अ कॉल। लड़की वाले नहीं कर पाते। लेकिन बेटा, काश हमें दोबारा कोई वही तरबियत सिखाता कि वादा खिलाफी मुनाफिक की निशानी है और मुनाफिक की सज़ा मुशरिक से दुगनी है। अच्छा, क्योंकि मुशरिक तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं ना कि मैं नहीं मानता, लेकिन मुनाफिक तो कह रहा है और कर नहीं रहा, इसीलिए तो उसकी सज़ा दुगनी है। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दूसरा, रिश्ते हमारे यहाँ अगर ऑनलाइन कैश डिलीवरी जैसे हो जाए, ठीक है, यानी कैश ऑन डिलीवरी, इसका मतलब है कि मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है और मैंने उसको प्रोसेस कर दी है, वो 3 दिन में मेरे पास आएगी, अब मैं कंटिन्यूसली सर्व कर रही हूँ और यार ये तो ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। अरे छोड़ो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है, बेचारे ने ऑर्डर भी कर दिया, पैक भी कर दिया, चला भी दिया, अब आप दरवाजे से ले ही नहीं रहे, बहाने बना रहे हैं, कुछ भी करके वापस जो है वो भेज रहे हैं। क्योंकि आपको एक आज दूसरा नहीं है, शाम में आइएगा। हाँ, ताकि वो कैश, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था ना। कमिटमेंट का मतलब ये था कि जी वो तो कहीं आपने कार्ड से पहले पैसे दिए हुए हों तो आप खुद रात तक रहे होते हैं कि कब आएगा राइडर और हमें वो देगा। हमने रिश्तों को इसी तरह शॉपिंग समझ लिया, मटेरियल समझ लिया, इंसानों को भी मटेरियल समझ लिया। यार ये अब दूसरी अच्छी लग रही है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ऐसे केसेस भी मेरे यहाँ आते हैं जिनकी लड़की कह रही है कि देखिए मेरी मंगनी को 3 साल हो गए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये शादी यहीं करूंगी, और वो कह रही है नहीं अभी देखो इससे अच्छा कमाने वाला मिल जाएगा, एक और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। माँ कह रही है लड़की को कि अभी ऑप्शन देखो, बेवकूफ ना बनो, इससे अच्छा कमाने वाला मिल सकता है, सेटल्ड वाले को देखो, फलाने को देखो। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमारा माहौल इस तरह हो जाए कि रिश्ते भी इसी तरह चेंज हो सकते हैं, कमिटमेंट भी इस तरह चेंज हो सकती है, तो कौन से कल्चर को हम खुद जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं? उरूसा, इसको लोग बेहतर चीज़ समझ रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उम्र भर पछताने से बेहतर है आपको पता चल गया। और चले मंगनी ही तो है, मंगनी तो टूटने के लिए ही होती है, ये भी तो हमारे यहाँ अब बड़ी आम बात होने लगी है ना, कि ये तो देखिए उम्र भर आप हार्म होते हैं, इससे बेहतर है कि यू हैव कट योर लॉसेस। What's your reply? अभी तक तो मैंने ज्यादातर ये देखा, जितनी ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है मंगनी, वो एंड में जाके टूटती है। इट्स एज इफ यू नो दे आर वेटिंग कि कोई जल्दी से रेड फ्लैग नजर आए और ये मंगनी खत्म हो। तो अभी तो हमारे माशरे में इतना ज्यादा हो गया ये, आए दिन हर लड़की के केसेस इस तरह आते हैं जो कि मंगनी टूट गई, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल के मंगनियां जो है वो टूट रही हैं, और यहाँ पे लड़की के इमोशंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। बाद में कोई दूसरे नए रिलेशनशिप में भी जाती है तो ना ट्रस्ट कर सकती है, भरोसा नहीं होता, आगे इमोशनली जो है वो वीक होती है रिलेशनशिप्स में, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मैं ना खास तौर पे बीबे बच्चों को भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। वो जो हमारे मामाज बॉयज़ होते हैं ना, उनकी दोहरी मुसीबत है। वो जो अम्मी ने लड़की पसंद की है, जहाँ ख़ानदान ने मंगनी कर दी है, ना उसको ना कह पा रहे होते हैं, और जो माशाल्लाह ख़ुद बाहर कमिटमेंट करके बैठे होते हैं ना उसको हाँ कर पा रहे होते हैं। दोनों तरफ से यानी 3 ज़िंदगियाँ यहाँ पे ख़राब होती हैं। उनका अपना तो पता नहीं, लेकिन 2 के तो वही उनकी वजह से ख़राब हो रही हैं। जो मंगेतर है या ख़ानदान वालों की पसंद है, ना उससे मोहब्बत कर पा रहे होते हैं, ना उसको वो दर्जा और वो हैसियत दे पा रहे होते हैं। और जो बाहर वाली को बेचारी को 2 साल 1.5 साल या जितना भी टाइम पीरियड उनकी अंडरस्टैंडिंग में ख़राब किया है ना, उसको यानी उसको भी एंड में ये कह के चले, गंदे उठा के चले जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ख़ानदान वाले नहीं मानते। इमरान भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन सच मैन? देखिए, बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मर्दाना कमजोरी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, वो अक्ली और जहनी भी होती है। हाँ। ये उन्हीं जहनी मर्दाना कमजोरी की निशानी है कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का इख्तियार इस तरह कर रहे हैं कि 3 लोग मुतासिर हैं, आप समेत। तो आप, इसका मतलब है कि ये फैसला करना है, हर हाल में ये फैसला करना है, क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और उन वालिदैन को भी चाहिए कि ये उनका इख्तियार है, मज़हब का भी इख्तियार है और उनका कानून का भी इख्तियार है। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी जेस्चर्स हैं आज के दौर के अंदर, वो चल नहीं पा रहे। जो भी बाय फोर्स, वैसे तो इसके अंदर कंपल्शन है ही नहीं,
लेकिन जितने भी इस तरह के रिश्ते हमने अपने जो एक मैरिज काउंसलिंग सेंटर में देखते हैं, उन सबका इसी तरह ही हो रहा है जैसे मेरी बहन बता रही है कि जो प्रोलॉन्ग जितने रिश्ते हैं, जहाँ पे फोर्स की गई है, मर्जी के बगैर कुछ कराने की कोशिश की गई है, उसकी ज़िंदगी अब सिमटती चली जा रही है। और कोर्ट, अगर आप बुला लें किसी कोर्ट के बंदे को, तो वो आपको बता देगा कि क्या रेशियो है एवरीडे सिटी कोर्ट के। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट को भी डिस्कस करना चाहूँगी। उरूसा, सिर्फ यही नहीं होता कि आप तकलीफ में, जैसे आपने कहा कि इमोशनल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ गई, उसके फेजेस है ना। पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, पहले आप बेनिफिट ऑफ डाउट उसी शख्स को देते हैं। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसकी मंगनी नहीं हुई, जिसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, और साल भर के बाद या 6 महीने के बाद जब वो मुंतज़िर है कि लड़के वाले रिश्ता लेके आएंगे, तो लड़के ने कह दिया यार मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरी अम्मी को तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं चाहिए, उनको कोई और लड़की चाहिए और मैं कुछ नहीं कर सकता उनको कायल करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, डिनाइल में है, फिर वो गुस्से में है, और किसी हद तक वो कुछ रिवेंजफुल भी हो जाती हैं लड़कियां। तो या तो वो रिवेंज में उसको, लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, या जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लेती हैं कि अच्छा ठीक है अब मैं इसको दिखाती हूँ, मैं 6 महीने में शादी करके दिखाऊंगी। इन आइदर केसेस आपका मशवरा ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसी लड़कियों को क्या होता है कि जब आप हार्ट ब्रोकन हैं, जब आप तकलीफ़ में हैं और आपका जहन ये कह रहा है कि अगले बंदे ने मुझे तकलीफ़ दी है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कहावत है कि कोई किसी को हर्ट करे तो फिर इट शुड बी एन आई फॉर एन आई, बट वी हैव आल्सो हर्ड दिस सेइंग that an eye for an eye will make the whole world blind. Absolutely. So the thing is that revenge में मत जाइए, ठीक है। रिवेंज शादियां जो होती हैं वो कामयाब नहीं होती किसी भी तरीके से। आप वक्ती तौर पे तो अपने आप को दिलासा दे देते हो कि यस मैं जीत गई हूँ और मैंने उसको हरा दिया है, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़। एट दैट वेरी मोमेंट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर थेरेपी, यू गो फॉर समवन जिसके जो आपको गाइड कर सके, मेंटोर कर सके, बिकॉज उस वक्त वो एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक हो इमोशनली, और उस वक्त किसी रिलेशनशिप में पढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, और थोड़े दिनों में आपको बर्डन भी लगेगा। ये बात बड़ी अच्छी उरूसा ने कही कि अगर आपने किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी वक्ती जीत के लिए कहा कि अच्छा तुमने मुझे 2 साल इंतज़ार करवाया, मैं तुम्हें 6 महीने में शादी करके दिखाती हूँ, वो शादी आपको खुद बोझ लगने लगेगी, क्योंकि आपने एक जो आपके अंदर एक इमोशंस का तूफ़ान आया हुआ है, आप समझ रहे हैं ये आपकी रेमेडी है, लेकिन अगेन आप शायद ज्यादती कर रहे हैं अगले बंदे के साथ। जी जनाब आली, लास्ट 7 मिनट्स और ज़रा जल्दी जल्दी एक राउंड को लेके चलते हैं। हमदा इसी हवाले से कुछ कहना चाह रही हैं, सो लेट्स फर्स्ट टेक इट टू हर। हमदा, आपको क्या लगता है ये जो प्रोलॉन्ग मंगनियाँ हैं, आपने कहा ये किसी ना किसी की मेंटल हेल्थ की तो कुर्बानी इसमें हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर जो लॉन्ग टर्म कोर्टशिप के बाद अगर बात नहीं बन पा रही है, या इवन शादी के बाद, शादी के साल 2 साल के बाद लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि वी हैव फॉलन आउट ऑफ लव, तो ये कम्युनिकेट कर देना बेहतर है, या तकल्लुफ़न और अब समाज का प्रेशर है, माशरे का प्रेशर है, इसलिए ये आप बात नहीं कह पा रहे और एक दूसरे के साथ निभाह कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है? आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, जो ओवरऑल कन्वर्सेशन रही, एक पॉइंट बड़ा वाइटल था जी। वाइटल पॉइंट वाज दैट कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम बेसिकली, हमें मसला कहाँ पे आ रहा है? हमें मसला आ रहा है डिसीजन लेने पे। आइदर हम किसी के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म या नहीं करना चाह रहे। हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते। जब यहाँ पे हम डिसीजन ले लेते हैं तो हम कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट थिंग। डिसीजन ले लेना और उसको कम्युनिकेट कर लेना। तो अगर अच्छा अर्ली साइंस होते हैं, अगर आपके साथ आपका माइंडसेट किसी दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, आपके लाइफ पार्टनर, फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ या करंट लाइफ पार्टनर के साथ नहीं मिल रहा, आप सिंक्रोनाइज ही नहीं कर पा रहे, तो उसको तकल्लुफ़न निभाना आपके साथ भी जाती है, दूसरे शख्स के साथ भी जाती है, और वो आने वाली जो एक जनरेशन है, वो जनरेशन मैंने देखा है पूरी जिंदगी लोग सफर करते लेकिन हमदा, अब हम ये 2 बातें कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को निभाते हैं ये समझ के कि भाई मेरी कमिटमेंट है और मुझे इस कमिटमेंट को निभाना है, वही आपकी वाली बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को जब भी ब्रेक करेंगे तो कोई ना कोई तो आपसे नाराज़ होगा। तो जो हमारा आज का मौजू है कि उस बंदे का मौक़िफ़ तो ये होगा कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे हार्म किया गया है, तब क्या किया जाए? की ट्रेनिंग और आपकी ग्रूमिंग का हिस्सा होता है कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। जी हमदा। और अगर वो चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो रही, इट्स गुड टू टेक डिसीजन, इट्स टोटली फाइन। तकल्लुफ़ अगर जिंदगी ख़राब कर रहा है तो वो तकल्लुफ़ किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सही। ये बात इमरान भाई, अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो
खातून के पास बहुत फ्रीडम है, ये दीन आपको आपका हक देता है कि यहाँ तक कि अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ यू हैव हाइजीन इश्यूज़, आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, देयर पीपल हु वुड कम टू द प्रॉफिट, द होली प्रॉफिट एंड सेड कि या रसूल अल्लाह मुझसे नहीं रहा जाता इन द सेम विसिनिटी एज दिस पर्सन, एंड यू हैव द चॉइस। लेकिन वही वाली बात कि जो अगला शख्स होगा वो इस बात पे दिल बर्दाश्ता हो सकता है कि मेरी ज़ात की नफ़ी हो रही है, मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरी अतवार पसंद नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर वो शख्स आपसे मोहब्बत भी करता हो तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। आपका मशवरा क्या होता है कि अपने दिल पे जबर करके उसको राज़ी किया जाए कि वो उस शख्स से मोहब्बत करे, या आपको ऑलरेडी पता है कि ये नहीं हो पा रहा आपसे? देखिए, दीन हक ने जितना हुकूक दिए मुसलमान ने उतने ही सल्ब किए। दीन देना चाहता है, मुसलमान देना नहीं चाहता, वो उसको रोकना चाहता है। हाँ। दूसरी तरफ ये कि ये जिस तरफ आपने इशारा किया है, ये बहुत सारे पहलू हैं जो कि किसी भी मीडिएटर के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। आपने खुद एग्जांपल दी कि अल्लाह के रसूल के पास क्यों गई, बिकॉज दे नीड अ मीडिएटर, और वो मीडिएटर्स अगर आपके ख़ानदान में नहीं है तो बहरहाल काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स मौजूद हैं। मैं एक बेटी का बाप, शादीशुदा बेटी का बाप, एक बहू का बाप होने की हैसियत से अपनी बच्चियों को ये मशवरा दे रहा हूँ कि जो भी आपके पोटेंशियल रिश्ते हैं, पोटेंशियल सास से बहू बनने से पहले ताल्लुकात इस्तवार कर लें। और अगर ये लड़का इसके अंदर जो है वो नहीं आपका ताउन कर रहा तो लड़के पे नजरसानी करें। सही। इसका मतलब ये है कि वो लड़का आपको जो है वो डिस्टेंस रख रहा है। आज के दौर में सक्सेसफुल मैरिज जब होगी कि जब आप उससे पहले कनेक्ट हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि यू आर एक्सेप्टेबल, एडॉप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, ताकि आगे इतनी दूर जा ही ना सके। आखिरी सवाल करना चाहूँगी उरूसा, पहले आपके पास आती है उसको लेके मुझे बताएं कि अक्सर जब यानी जो कपल है, यंग कपल है, उसके बीच में अगर अनबन हो जाती है, बात सेपरेशन या तलाक तक पहुँचती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। वो कहते हैं हम बड़ी चाव से ये बहू ब्याह कर लाए थे और हमारे बेटे ने इसके साथ ज़्यादती की है। तो अब वो जो एहसास नदामत है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बाज़-औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे आपके पास कोई ऐसा चारा नहीं है जहाँ पे आप कहें कि यार अब इसकी कंपनसेशन क्या हो सकती है, एक्सेप्ट टू जस्ट मूव ऑन, राइट? यू एक्सेप्ट जस्ट टू सी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी किसी को तकलीफ पहुंचाता है एंड यू आर आस्किंग फॉर अ कंपनसेशन, यू आर एक्सपेक्टिंग अ कंपनसेशन आउट ऑफ इट। बुनियादी चीज यहाँ पे ये रखने की अच्छा, है। डिस्पोजिशन भी आपकी लॉक्ड होती है ना जी। चाहे आपको पता हो कि आपका बेटा ज्यादती कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप बेटे की माँ हैं। कई जगह आप उसका पर्दा भी रखेंगी, कई दफ़ा आप बेटी को यानी बहू को समझाएंगी, कई दफ़ा आप ये कहेंगी, फिर इवेंचुअली अगर बात ख़त्म हो जाएगी तो आपको बेटे का मान भी रखना है। इमरान भाई, तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो फिर अल्लाह को नाराज़ करें, वतवासौ बिल हक का हक कैसे अदा करेंगे? हाँ। हक बात तो मुझे बोलनी है। वो कह रहे कुरान, गवाही दो चाहे अपनों के खिलाफ हो। तो सही। फिर आप उसकी, और ऐसा नहीं हो सकता है कि अब यहाँ मैं जरूर कहूँगा कि मकाफात अमल काम करता है। सही। ऐसा नहीं होगा कि किसी की बच्ची को तकलीफ में रख के आप सुकून से सो सके। हाँ हाँ, ऐसा जो है वो नहीं हो पाएगा ना। तो ये ख्याल जरूर रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ख्याल दोनों एतबार से रखना Absolutely. चाहिए कि अपनी मर्जी से अगर ख़ानदान की लड़की सेलेक्ट कर ली और आपको अपनी अना उस वक्त अजीज़ है आप, अच्छा कहते हैं अक्सर ऐसी सासें या फैमिलीज ये कहती है ना कि देखें जिसको हमने पसंद किया उस बच्ची के साथ भी तो ज्यादती होगी अगर तुम्हारी पसंद की लड़की ले आए। तो अब इन सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? दो बच्चियां हैं, दोनों तरफ हैं, उनमें से किसके साथ ज्यादती ना हो? हर हाल में फैसला लड़के के ऊपर है, हर हाँ, हाल में, हाँ, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो इस सही। फैसले का जिम्मेदार है, वो दुनिया आखिरत के कानून का जिम्मेदार है, आने वाली औलाद की तरबियत का जिम्मेदार है। काश हमारी माएँ अपने लड़कों को ये समझाएं कि बेटा आप अगर लीडर हो, घर के बनना चाहते हो, तो ये आपको इसकी तरबियत भी करें और उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि उसको ये जिम्मेदारी निभानी है। आप वो फैसले ना करें जब आप दुनिया में नहीं होंगे और अधूरे फैसले करके वैसे चले मुझे जाएं। पर्सनली ये लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपने बच्चे की मंगनी अपनी मर्जी से की है लड़के की, और लड़का किसी और को पसंद करता है, तो थोड़ी सी कड़वी उस वक्त दवा का घूंट पी लेना चाहिए, और वो बच्ची जिसको आप बांधने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब करने के बजाय बेटे को वो करने दीजिए जो उसका दिल कहता है और जो उसको दीन हक देता है। राइट इमरान भाई, क्या कहेंगे? 100% ऐसा ही है। हाँ। मैं इल्तिजा करूंगा माओ से कि प्लीज अपने ये फैसले ना थोपें। हाँ। आपको दीन की हैसियत से गुनाहगार ठहराई जाएंगी। बिल्कुल। आप अपनी दुनिया और उसकी दुनिया, अपनी आखिरत और उसकी आखिरत बर्बाद करने से बचें। और ये वाले जो फैसले होते हैं ना कि मेरे ऊपर से गुजर के जाओगे, और ये जो खास तौर पे वो जो खवातीन होती है ना जो अपनी बहन की मरती हुई आखिरी ख्वाहिश हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के हाथ मिला के चली जाती हैं, हाँ। खुदा का खौफ करें।
जब हाँ। दीन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता तो आप ये फैसले ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ उरूसा और हमदा थी। बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप एक ऐसे दौराहे पर हो जब ख़ानदान का एक फ़र्द अफेक्ट हो रहा हो और आपके ऊपर पूरे ख़ानदान का प्रेशर हो। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचिए, वो हुकूक अपने बच्चों को दीजिए जो उनका हक़ है, और वक्ती तौर पर अगर किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँची भी है तो उसको भी काउंसल कीजिए कि बेटा हमने तो चाहा था, लेकिन तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता जहाँ तुम्हारी हक तलफी होती, तो शायद ये तुम्हारे नसीब के लिए, तुम्हारे हक के लिए ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक, एक नए पैनल के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।